हमारे साथ पी वैद्यनाथन अय्यर साहब हैं, नेशनल एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस के, और परंजय गुहा ठाकुरता हैं, आर्थिक जानकार। वैद्यनाथन अय्यर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, कई हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो कंपनियां हैं, ऐसा क्या इस देश के कानून में है जिससे वो, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने कानूनी तौर पे कंपनियां बनाई हैं पनामा में और वहां पे निवेश किया है, और ये जो लॉ फर्म है फोंसेका वाली, वो भी यही कहती है कि उसने कोई फर्जी तरीके से कंपनी नहीं बनाई, कंपनियां बनाई। वो एक कार बनाने वाली कंपनी है, कार बना दी और कार उसके फैक्ट्री से निकल गई। क्या किया? तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये खेल है क्या, जिससे वो आशान्वित हो जाएं कि उधर से कुछ काला धन पकड़ाएगा तो इधर कुछ आएगा? रवि जी, इसमें जो आपने जिस तरह से पूरी चीज को समझाया, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस पे, जो पहले हमारे देश का जो कानून था, 2004 में पहली बार भारत ने भारत के नागरिक को $25,000 बाहर देश ले जाने का, हर साल $25,000 बाहर देश ले जाने की अनुमति दी थी। तो हमारे सबसे पहला खुलासा हमारे पनामा पेपर्स में इंडिया के तहत ये हुआ कि 2004 के पहले भी काफी भारतीय नागरिकों ने बाहर देशों में, जैसे ये टैक्स हेवंस जिसे हम कहते हैं, जहां पे टैक्स नहीं देना होता है, जहां पे सीक्रेसी बहुत होती है, ऐसे देशों में लोगों ने कंपनीज खोली हैं, लोगों ने उसमें पैसा जमा किया है। तो ये तो सीधा कानूनी तौर पे गलत बात थी। ठीक है, 2004 के बाद हम आते हैं, 2004 से लेकर जब पहली बार भारत ने लिमिटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट किया था कि $25,000 आप ले जा सकते हैं, उस समय भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये साफ कहा था कि आप जरूर शेयर्स ले सकते हैं। मानो आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा पोर्टफोलियो हमारा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप जाके माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीद लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह नहीं कहा कि आप जाके बाहर में एक कंपनी जो बनी बनाई आपको मिल रही है उसे खरीद लीजिए, अब फिर आप उसमें जो कंपनी से जो करना है कीजिए, आप कुछ और पैसा भी डाल दीजिए उसमें, आप वो कंपनी का पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट कर दीजिए, ये सब तो नहीं कहा था। अब तीसरा दौर था जब ये कंफ्यूजन था मार्केट में कि आप सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं या कंपनी खरीद सकते हैं। तब 2010 में रिजर्व बैंक ने अपने फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस में साफ साफ कह दिया कि आप बाहर जाकर कंपनी सेटअप नहीं कर सकते। तो इस दौरान 2010 से लेकर 2013 तक भी, जब फाइनली अगस्त 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि आप जाके बाहर कंपनीज भी खोल सकती हैं, उस दौरान भी लोगों ने कंपनीज खोली है। तो ये एक रेगुलेटरी हेज में थोड़ा काम चला है। बहुत सारे भारतीयों ने लिबरलाइज्ड जब नहीं था भारत, और इवन जब थोड़ा थोड़ा लिबरलाइज होना शुरू हुआ, एक्सपोर्ट इनवॉइसिंग, इंपोर्ट अंडर इनवॉइस और ओवर इनवॉइस करके काफी काला धन भारतीय उद्योग के लोगों ने और भारतीय नागरिक जो छोटी बिजनेसें करते हैं वो लोगों ने भी ऐसा करके अपना काला धन, जो इलीगल धन है वो बाहर देशों में डाला है। तो ये तो पूरा इलीगल काम था। अब देखिए, ये सवाल अभी भी, जब हम 2013 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था ऑफशोर लीक्स का, वो तभी तो हमारे पास बहुत कम डेटा था। तब सिर्फ हम लोग ने 700 कंपनीज की बात की थी जो भी इसी प्रकार ऑफशोर एंटिटीज थी। उसमें आज अगर आप देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के स्टेटमेंट में उन्होंने साफ लिखा है कि तभी भी ये सब सवाल उठे थे कि ये लीगल है इलीगल है, लेकिन वो 700 एंटिटीज में भारत सरकार ने काफी लोगों को प्रोसिक्यूट किया। और सबसे खास ये बात है कि उसमें भारत सरकार ने 2000 करोड़ का अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकाला है। निकाला है मतलब उनको पता चला है कि 2000 करोड़ का इलीगल और अनडिस्क्लोज्ड मनी वो अकाउंटों में है। ये साहब, तो आप बात पूरी कर लीजिए जी। तो ये था कि लीगैलिटी की डेफिनेशन तो अब सरकार जानेगी। सरकार ये 500 लोगों पर आगे उनकी एंटिटीज पे देखेगी और पता चलेगा कि क्या मिला। मेरा एक सवाल है ये साहब एक और कि थोड़ा बहुत सारे पत्रकार युवा देखते हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी, कि 2 लाख कंपनियां, 1 करोड़ दस्तावेज, ये 2 लाख कंपनियां, ठीक है 40 साल में
वो कंपनियां क्या कर रही थी, मतलब उनका अस्तित्व क्या है, कैसे, मतलब वो कागज पर ही बनती थी, उनमें लोग पैसे लगाते थे। इन कंपनियों की आप लोगों ने कैसे जांच पड़ताल की? क्या आप उसके एक्सपर्ट हैं या आपने किन किन लोगों की मदद ली? थोड़ा उस पत्रकारिता के पहलू पर आप थोड़ा नजर डाल सकते हैं क्या, प्रकाश डाल सकते हैं? बिल्कुल। तो ये मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ जुलाई अगस्त महीने में। मैं एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं। अच्छा। मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का रहा है, तो मुझे फाइनेंस वैसे ही थोड़ा बहुत समझ में आता है। बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता होगा जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर आज के मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में करते हैं, उतना तो नहीं समझ में आता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो थे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जैसे आप मानो कि 1 लाख डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। अगस्त महीने में हमने काम शुरू किया। 1 लाख हम काफी उसमें रिसर्च करते रहे, काफी डिटेल, हर डॉक्यूमेंट में और 100 पेजेस निकलते थे। कोई टिफ फाइल होती थी तो उसमें बहुत सारे स्कैन्ड पेपर्स होते थे, कोई पीडीएफ होती थी उसमें 100-200 पेज होते थे। तो ये सारा बहुत ही हमें सिर्फ पढ़ने में और ये पता लगाने में लगा कि इनका भारत के साथ क्या कनेक्शन है। और जैसे हम 1 लाख फाइल्स देखें और लॉक किया, उसमें उन्होंने और 2 लाख जोड़ दिए। तो कहते हैं कि जैसे हवाई जहाज में कोई तकलीफ हो गई तो चलती हुई हवाई जहाज में हमने काम किया, उसकी तकलीफ की दूरी की है। तो ये बहुत ही ट्रिकी रहा हमारे लिए। साहब ये बता सकते हैं जी, आपने कहा कि आप थोड़े से चार्टर्ड अकाउंटेंट या एनालिस्ट हैं। हम लोग तो ऐसे आर्थिक विषयों को देख के घबरा जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि पिछले जुलाई अगस्त से आप कितने घंटे इन पेपर्स को पढ़ने में लगा रहे थे? और भी काम कर रहे थे एक्सप्रेस के लिए या सिर्फ यही काम कर रहे थे आप? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार, ऐसा अखबार है जहां पर टाइम और स्पेस मिल जाता है। तो हम लोग वैसे तो बहुत ही मतलब पत्रकारिता में ऐसे बहुत कम अखबार है जो आपको 7 महीना दे दें बिना कुछ और किए। तो हम वैसे भी थोड़ा बहुत, जो अगर एडिटर कुछ कहा कि जेएनके में कुछ हो रहा है आप पता कीजिए, तो पता कर लेते हैं। ऐसे छोटा मोटा काम कर रहे थे। लेकिन हम लोग 6 से 7 घंटा सिर्फ इसमें लगे हुए थे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे और एक डॉक्यूमेंट के पीछे दूसरा डॉक्यूमेंट था, तो हमें बहुत टाइम लग गया इसमें। ठीक है। पौरंजय दा, हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी अय्यर कह रहे थे कि कानूनी है या गैर कानूनी है ये तय करना सरकार का है, लेकिन उन्होंने एक चीज बताई है। लेकिन जिस तरह से खंडन आ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं कि हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है जिनके नाम आए हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को मदद कर सकते हैं समझने में कि ये घपला क्या हुआ है? मतलब किसका पैसा गया है? कई लोग कहते हैं उनका अपना ही तो लेजिटिमेट पैसा कमाया हुआ है वैधानिक तरीके से, उन्होंने अपना पैसा चाहे तो वो कहीं भी लगाएं। मैं कुछ कहने के पहले मैं तारीफ करना चाहता हूं ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और इंडियन एक्सप्रेस को। ये आज सार्वजनिक सबके सामने ये सारे जो सूचना है सबके सामने आए। ये विश्व में इतना ज़्यादा जो सूचना कंपनीज के बारे में पहला बार आ रही है। आप समझ लीजिए 1,15,00,000 के आसपास डॉक्यूमेंट आज सार्वजनिक है। आप भारतवर्ष के बारे में आइए, और ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं, बाकी सारे देश में, पूरा दुनिया में करीब 80 के आसपास ऐसे टैक्स हेवन्स होते हैं। हमारे देश के सबसे नजदीक और सबसे लोकप्रिय है मॉरिशस, मगर ऐसे बहुत सारी जगह है। और एक एक देश के अंदर भी एक एक राज्य है। जैसे अमेरिका के अंदर डेलावेयर राज्य है, फ्लोरिडा राज्य है। ये सारी जगह में ये बहुत कम टैक्स या कोई टैक्स ही देते नहीं, मगर ये जो डिवाइडिंग लाइन है बहुत ही बारीकी है कि ये गैर कानूनी क्या है या और क्या कानूनी है। जो हम अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस, यानी कि कानूनी तरह से आप टैक्स नहीं दे रहे, या गैर कानूनी तरफ से आप पैसा एक जगह से दूसरा जगह से तीसरे जगह से चौथा जगह ले जा सके, जो राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो काला धन है इसको आप सफेद करने चाहते हैं। जैसे वैद्यनाथन आयर ने कहा और इंडियन एक्सप्रेस में काफी बारीकी से लिखा, सबसे जो असली बात है कि ये सारे कंपनी का मालिक कौन है, जो अंग्रेजी में कहते हैं बेनिफिशियल ओनर्स। यही सबसे बड़ा ढंग है। आप देखिए अभी जैसे इस सवाल को उठा के पौरंजय दा, इस सवाल को उठा के कि मालिक कौन है,
एक उदाहरण के तौर पे, मतलब आप काल्पनिक नाम भी ले सकते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं? मालिक मतलब कौन? अब देखिए, हाँ। ये एक तरीका कैसा होता है। ए कंपनी का मालिक है बी कंपनी का मालिक है सी कंपनी, और सी कंपनी का मालिक जो है वो डी कंपनी हो सकता है। तो मगर डी कंपनी, ये जो हमारे देश के जो नियंत्रण करने का जो अधिकारी है, जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या और भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भी है जैसे DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। आज मैं अपने जो पत्रिका है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक नया स्टोरी किया कि 29,000 करोड़ का कोयला आयात करके का ओवर इनवॉइसिंग का एक घोटाला है। तो ये घोटाला कौन पैसा दे रहा है? जो बिजली उपभोग करते हैं यही दे रहे हैं, क्योंकि उसका पैसा आप ज्यादा बढ़ा दिया। मगर ये क्या हो रहा है? ये पैसा विदेश जा रहा है और विदेश जाके वापस आ रहा है। देखिए, एक छोटा द्वीप है मॉरिशस, मैंने खुद गया वहां पे, एक हफ्ता मैंने करा। एक छोटा सा द्वीप है जो इंडियन ओशन में है। इस एक जगह से लगातार 20 साल भारतवर्ष के जितने विदेश से जितने निवेश आए हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है जो शेयर बाजार में है, इसके 40% के आसपास ये मॉरिशस से क्यों रूट होता है? ये कारण क्या है? जी, अपने दर्शकों को एक बार फिर सतर्क करूंगा कि जो पौरंजे और अय्यर साहब कह रहे हैं कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कह रहे हैं, आप उनको समझिए और भारत माता की जय के अलावा इन सब विषयों में भी दिलचस्पी लेंगे तो हमें भी थोड़ी और हम भी प्रोत्साहित होंगे कि ऐसे जटिल विषयों को लेकर आपके बीच आने के लिए। पर एक सवाल है पौरंजे, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं कहीं पढ़ रहा था, प्रो पब्लिका एक साइट है जो एक वैकल्पिक पत्रकारिता की बात करती है, उसने ये लिखा है कि अभी तक ऐसे घोटालों में ऑफशोर और शेल कंपनियां, जिन्हें हम हिंदी में फर्जी कंपनी कहते हैं, बेनामी कंपनी कहते हैं, में बैंकों की भूमिका आती थी। इस एक मामले से लीगल फर्म, लॉ फर्म की भूमिका आई है कि इनके पास इतने अच्छे वकील हैं। उसमें विस्तार से बात नहीं थी। क्या आप ये समझा सकते हैं कि हम बैंकों की भूमिका को और इसमें वकीलों की भूमिका को कैसे देखें? क्योंकि आम आदमी अगर ऑफशोर खोलना चाहेगा तो ये दो चीज तो उसको नहीं मिलेंगे ना। ये जैसे कंपनी है जो पैनामा का मोसाक फोंसेका, ये लोगों को रास्ता दिखा देते हैं। आप एक साइड में वकील है, एक साइड में आप सरकारी अधिकारी होते हैं, एक तरह से आपका जो क्या कहते हैं कंपनी का मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, इन लोग के बीच एक गठबंधन होता है। वो रास्ता दिखा देते हैं कि आपका जो पैसा है, हम कैसे, जो आपका जो आयकर अधिकारी है, आपका जो जैसे रिजर्व बैंक है, आपका जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनको असलियत निकलने में जो असली जो मालिक जो बेनिफिट करते हैं, जो फायदा उठाते हैं एक कंपनी का, ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो एक तरीका होता है फॉरेंसिक ऑडिटिंग, यानी कि आप एक तरह से जासूसी तरह से लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, जो एक कंपनी के पीछे जो दूसरी है, तीसरी है, चौथा है, ये असलियत बन। और सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सीरिया में युद्ध हो रहा है, आज दुनिया में ऐसे ऐसे जगह में है जो गैर कानूनी तरह से पैसा इनको कहां से मिल रहा है? ठीक है, ये जो पैसा जो अत्याचार करने के लिए, युद्ध करने के लिए, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये सारे टैक्स हेवन्स का पैसा है। तो लोग हमें मालूम नहीं है ये पैसा का मालिक कौन है। ठीक है, मालिक वो कभी पता चलना चाहिए। क्योंकि एक अय्यर साहब, एक भारत के वित्त मंत्री ने एक बात कही है, अपनी बात को उन्होंने दोहराई है जो पहले उन्होंने कभी कही थी, कि वो कहते रहे हैं कि इस तरह के टैक्स पनाह गाहों में, टैक्स हेवन में जो पैसे रखे गए हैं, इनके खिलाफ जनता की तरफ से एक प्रेशर आ रहा है, दुनिया भर में नेताओं की तरफ से मूवमेंट आ रहा है, और नए नए कानून ऐसे बन रहे हैं 2017 में जिससे इसको रोक लग जाएगी। और मैं एक डेटा देख रहा था, प्रो पब्लिका में ही पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक, IMF और यूनाइटेड नेशन और 139 देशों के केंद्रीय बैंक, जैसे हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक है, उसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, इनका अनुमान है कि 21 से 32 खरब डॉलर, जिसे अंग्रेजी में आप 21 ट्रिलियन डॉलर कहते हैं, मतलब 1387 खरब रुपए भारतीय रुपए में। हिंदुस्तान का तो कितने साल का बजट शायद इसमें निकल जाए, इतना पैसा है सर। ये अय्यर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको सचमुच लगता है कि दुनिया में इस तरह के कानून बन रहे हैं जिससे 2017 यानी अगले साल में ये प्रथा बंद हो जाएगी और इतना सारा पैसा लौट के आएगा?
रवि जी, ये तो मतलब ये बहुत सपने दिखाने वाली बात है। सारा पैसा कभी लौटकर सब नहीं आएगा, बिकॉज जैसे ही आप कानून बदलते हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा वित्त मंत्री कह रहे हैं कि नए कानून बन रहे हैं, आप ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, आप गार की बात कर रहे हैं, या बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ये सब कानून बनते हैं, इसको तोड़ने के लिए तो मोज़ैक फोंसेका भी बनता है। मोज़ैक फोंसेका एक लॉ फर्म है, ऐसे 5-6 बड़े फैक्ट्रीज हैं कंपनीज बनाने वाली, जो लाखों के तादाद में रोज हर दूसरे दिन कंपनीज बनाती हैं। वो आपको कहती हैं हम डायरेक्टर दे देंगे, $100 दीजिए आपको एक डायरेक्टर मिल जाएगा, आप $200 दीजिए आपको एक शेयर होल्डर मिल जाएगा, आप $300 दीजिए आपका बोर्ड मीटिंग हम कर लेंगे, आप $25 दीजिए आपके मेल्स हम आपको भेज देंगे। तो ऐसा तो उनका जब फीस शेड्यूल होता है, आपके लिए वो सारा बैठकर साइप्रस या मॉरिशियस या कोई भी ऐसे छोटे देशों में, टैक्स हेवन देशों में बैठ के सारा काम कर देते हैं। और ये रोल्ड इनटू वन होते हैं। इनका तो मतलब बहरूपिया है, ये लॉ फर्म भी है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटर भी है, ये सरकार से आपके डॉक्यूमेंट्स भी छुपा देते हैं, आपकी आइडेंटिटी भी छुपा देते हैं, आपका 2 घंटे में कंपनी भी बनवा देते हैं। तो ऐसे मोज़ैक फोंसेका जैसे बहुत सारे जी। एक जो आपने दिलचस्प बात कही है कि एक फैक्ट्री होती है जिसे हम लोग समझते हैं जो सामान का उत्पादन करती है, इस तरह की ये फैक्ट्री है लॉ जो मोंसेका कंपनी है, फोंसेका, वो कंपनियों का उत्पादन करती है। तो परंजय आप बता सकते हैं, एक फैक्ट्री है, कंपनियों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है। परंजय आप ये बता सकते हैं कि हमारे दर्शक ये समझे कि ये बड़े लोगों का खेल है, उनका पैसा गया है, हमारा इसमें क्या गया है? क्या ये बात सही है, या इन कंपनियों के जरिए उनको भी ठगा गया है? जैसे मैं प्रो पब्लिका में देख रहा था कि कोई स्विस कंपनी है, स्विस ग्रुप कोर नाम की कंपनी है, जिसने लोगों से निवेश कराया और वो कंपनी बंद हो गई। तो क्या ये जो लाखों कंपनियां बनती हैं फैक्ट्रियों के जरिए, वो हमारा आपका पैसा भी लूटती हैं या बड़े लोगों का ही ठिकाने लगाती हैं? परंजय, देखिए, अभी जैसे वैद्यनाथन आयर ने कहा, हाँ, ये एक कारखाना है। हाँ, आप कानूनी तरह से आज भारतवर्ष से हाँ, $2.5 लाख आप विदेश ले जा सकते हैं। हाँ, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा आपने कानूनी तरह से ले सकते हैं। तो एक अगर कंपनी, एक व्यक्ति अगर 1.5 करोड़ ले सकते हैं कानूनी तरह से, तो इसमें आप 1 लाख जोड़ दीजिए, आपको एक अंदाज आ जाएगा कितना पैसा बाहर जा रहा है। हमारा देश कि यहाँ पे लोग निवेश नहीं कर रहे, यहाँ पे नौकरी लोगों का, अभी बेरोजगार भी है बहुत लोग, यहाँ पे अच्छे दिन अभी आए नहीं, यहाँ का युवाओं ने सोच रहे कब हमें नौकरी मिलेगा, मगर यहाँ से आप कानूनी तरह से इन लोग पैसे बाहर ले जा रहे हैं। ये पहला बात है। दूसरी जो बात है, ये जो शेल कंपनीज है, ये कंपनीज क्या है? ये कंपनी नहीं है, ये किसी वकील के दफ्तर में एक फाइल है। इसको शेल्फ कंपनीज बोलते हैं, इसको पोस्ट बॉक्स कंपनीज बोलते हैं। इसके अंदर कुछ है नहीं, मगर ये कारखाना के जो शेल कंपनी जो बेचते हैं, कौन खरीद रहे हैं? बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। हमारे देश में आपका सबका नाम आपने ले लिया, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, DLF का KP सिंह जी, और विदेश में व्लादिमीर पुतिन है, बेनजीर भुट्टो के भी नाम है, नवाज शरीफ के नाम है, इसके लायनल मेसी का नाम भी आ गया। तो और भी नाम आने वाले हैं, कल परसों तक आप इंतजार कीजिए, और भी लोगों का नाम है। तो ये आम उपभोक्ता नहीं है। तो ये कौन उपभोक्ता है? ये कंपनी खरीदने वाले कौन हैं? जो बड़े बड़े पैसा जाएगा तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, यही आते हैं।